नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज हम उत्तराखंड एलटी के शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जो भी क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को लाइक अवश्य करें। तो क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति में कौन सा परीक्षण सबसे अच्छा है? तो पूछा गया है अभिव्यक्ति। क्या पूछा गया है? अभिव्यक्ति में कौन सा परीक्षण सबसे अच्छा है? ऑप्शन है मौखिक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निबंधात्मक परीक्षण। तो अभिव्यक्ति में कौन सा परीक्षण सबसे अच्छा होता है? वो होता है निबंधात्मक परीक्षण। अभिव्यक्ति में सबसे महत्वपूर्ण या अच्छा परीक्षण कहलाता है तो निबंधात्मक परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीई की एक तकनीक है। तो सीसीई की एक तकनीक है। ऑप्शन है सत्र मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन। तो इस 4 ऑप्शनों में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आप भी बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, निदानात्मक मूल्यांकन। तो सीसीई की एक तकनीकी क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन। तो निदानात्मक मूल्यांकन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण किसने व कब किया? तो सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण किसने व कब किया? ऑप्शन है गैरिसन 1948 ईस्वी ने, होरास मैन 1845 ईस्वी ने, हर्बर्ट 1845 ईस्वी, जे.एस. राइस 1848 ईस्वी ने। तो सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ, क्या पूछा गया है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण किसने और कब किया? अगर पूछा जाए सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निर्माता कौन है या इसके संपादक कौन है, तो क्या बताओगे? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, होरास मैन 1845 ईस्वी में क्या किया? वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण किया। किसने किया? होरास मैन। और कब किया? 1845 ईस्वी में। अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्यांकन की प्रकृति नहीं है। तो पूछा गया है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन की प्रकृति नहीं है। ऑप्शन है व्यापक प्रक्रिया, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, निर्णयात्मक प्रक्रिया, अमान्यीकृत प्रक्रिया। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसका आंसर अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट? ऑप्शन नंबर डी, अमान्यीकृत प्रक्रिया। तो मूल्यांकन की प्रकृति नहीं है। व्यापक प्रक्रिया, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, निर्णयात्मक प्रक्रिया, ये तीनों क्या है? मूल्यांकन की प्रकृति है। और अमान्यीकृत प्रक्रिया क्या है? ये मूल्यांकन की प्रकृति नहीं है। तो ध्यान रखना, मूल्यांकन की प्रकृति नहीं है, अमान्यीकृत प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मापन स्तर पर किया गया मापन यथार्थ और शुद्ध होता है? तो क्या पूछा गया है? किस मापन स्तर पर किया गया मापन यथार्थ और शुद्ध होता है? ऑप्शन है किरमित मापन, नामित मापन, आंतरिक मापन, अनुपातिक मापन। तो किस मापन स्तर पर किया गया मापन यथार्थ और शुद्ध होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आनुपातिक मापन। तो किस मापन स्तर पर किया गया मापन या यथार्थ और शुद्ध होता है? किस पे होता है? अनुपातिक मापन पर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा का अभिन्न अंग है तथा शिक्षण उद्देश्यों के साथ घनिष्ठ संबंध है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी महत्वपूर्ण है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन है कोठारी आयोग, रैमर्स व गैज, राइस स्टोन, मोफात। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा?
बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कोठारी आयोग। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन क्या है? एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, जो शिक्षा का अभिन्न अंग है। और क्या है? अभिन्न अंग है तथा शिक्षण उद्देश्यों के साथ घनिष्ठ संबंध है। और किसके साथ? शिक्षण उद्देश्यों के साथ घनिष्ठ संबंध है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है कोठारी आयोग का। तो याद रखना, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा का अभिन्न अंग है तथा शिक्षण उद्देश्यों के साथ घनिष्ठ संबंध है। यह कथन किसका है? तो ये कोठारी आयोग का महत्वपूर्ण कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। तो पूछा गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो याद रखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। क्या है तकनीक? अर्ध वार्षिक सत्र मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन। तो इस चारों ऑप्शन में से सबसे सटीक और राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक मूल्यांकन। तो पूछा गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, तो क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की कौन सी तकनीक है? निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीवेंस ने मापन के कितने प्रकार बताए हैं? तो स्टीवेंस ने मापन के कितने प्रकार बताए हैं? 6, 5, 4, 3। तो कितने प्रकार बताए हैं स्टीवेंस ने मापन के? तो कितने प्रकार बताए हैं? राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार। तो स्टीवेंस ने मापन के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। कितने? 4 प्रकार। नेक्स्ट है, सबसे निम्न स्तर की मापनी कौन सी है? तो क्या पूछा गया है? सबसे निम्न स्तर की मापनी कौन सी है? कृत्रिम मापनी, नामित मापनी, आंतरिक मापनी, अनुपातिक मापनी। अगर पूछा जाए सबसे निम्न स्तर की मापनी कौन सी है और सबसे उच्च स्तर की मापनी कौन सी है, क्वेश्चन इसमें दोनों है, इसलिए दोनों का ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आगे क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, नामित मापनी। तो सबसे निम्न स्तर, क्या पूछा गया? सबसे निम्न स्तर की मापनी कौन सी है? तो नामित मापनी सबसे निम्न स्तर की मापनी है। और इससे आगे पूछा गया है कि सबसे उच्च स्तर की मापनी कौन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए आगे उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है सबसे श्रेष्ठ या उच्च स्तर की मापनी। तो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है सबसे श्रेष्ठ या उच्च स्तर की मापनी है। ऑप्शन है आंतरिक मापनी, कृत्रिम मापनी, नामित मापनी, अनुपातिक मापनी। तो इससे पहले क्या था? सबसे निम्न स्तर की मापनी कौन सी है? तो वो क्या थी? नामित मापनी। और अब पूछा गया है सबसे श्रेष्ठ या उच्च स्तर की मापनी है, तो कौन सा होगा इसका राइट ऑप्शन? आंतरिक मापनी, कृत्रिम मापनी, नामित मापनी, अनुपातिक मापनी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुपातिक मापनी। तो सबसे श्रेष्ठ या उच्च स्तर की मापनी कौन सी है? अनुपातिक मापनी। और सबसे निम्न स्तर की मापनी कौन सी है? नामित मापनी। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखना, उच्च स्तर की मापनी है अनुपातिक मापनी और निम्न स्तर की मापनी क्या है? नामित मापनी। तो निम्न से नामित याद रखना और उच्च से अनुपातिक मापनी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मापन द्वारा हम दो स्थानों या विशेषताओं के मध्य दूरी का अनुमान लगा पाते हैं? ऑप्शन है कृत्रिम मापन, नामित मापन, आंतरिक मापन, अनुपातिक मापन। तो किस मापन द्वारा हम दो स्थानों या विशेषताओं के मध्य दूरी का अनुमान लगा पाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुपातिक मापन। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, अनुपातिक मापन। तो किस मापन द्वारा हम दो स्थानों या विशेषताओं के मध्य दूरी का अनुमान लगा पाते हैं? तो वह है अनुपातिक मापन। और सबसे उच्च स्तर की मापनी भी कौन सी है? अनुपातिक मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कारक जो व्यवहार में अस्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन है बीमारी, प्रशिक्षण, परिपक्वता, मानसिक थकावट। तो वह कारक जो व्यवहार में
अस्थाई और अस्थाई के बीच का परिवर्तन लाता है तो क्या कहलाता है वो? बीमारी, प्रशिक्षण, परिपक्वता या मानसिक थकावट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य हैं। पूछा गया है क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य हैं। ऑप्शन है विद्यालय की क्रियाओं की उन्नति का विकास करना, विद्यालय के संगठन और व्यवस्थाओं में सुधार करना, विद्यालय के कार्यों में आवश्यक परिवर्तन करना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या हैं? विद्यालय की क्रियाओं की उन्नति व विकास करना, ये भी राइट ऑप्शन है। विद्यालय के संगठन और व्यवस्थाओं में सुधार करना, ये भी राइट है। विद्यालय के कार्यों में आवश्यक परिवर्तन करना, ये भी क्या है? राइट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य ये तीनों कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTE 2009 की कौन सी धारा के तहत विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की शर्तों का प्रावधान है? ऑप्शन है धारा 19, धारा 27, धारा 20, धारा 21। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, धारा 19। तो RTE 2009 कि कौन सी धारा के तहत विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की शर्तों का प्रावधान है? तो वह धारा 19 के अंतर्गत विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की शर्तों का प्रावधान है धारा 19 में। और कौन से एक्ट? RTE 2009 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण से संबंधित समस्याएं किससे होती है? तो पूछा गया है शिक्षण से संबंधित समस्याएं किससे होती है? ऑप्शन है छात्र, प्रबंधक, अध्यापक, छात्र व अध्यापक। तो शिक्षण से संबंधित समस्याएं किससे होती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? काफी सरल क्वेश्चन है, आप बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, छात्र व अध्यापक। तो शिक्षण से संबंधित समस्याएं किससे होती है? तो छात्र और अध्यापक, ये दोनों इसका क्या होगा? राइट होगा। तो आप इसमें छात्र और अध्यापक, क्योंकि शिक्षण से संबंधित समस्याएं किससे होती है? तो छात्र और अध्यापक इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन है समस्या का चयन, समस्या का ज्ञान, परिकल्पना का निर्माण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो ये क्या है? सरकारी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। तो क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान क्या पूछा गया? क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान है। समस्या का चयन करना भी क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। समस्या का ज्ञान, ये भी क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। और परिकल्पना का निर्माण, ये तीनों क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान समस्या का चयन करना, समस्या का ज्ञान करना और परिकल्पना का निर्माण करना, तो ये क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का जनक है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कौन है? तो किसका जनक? क्रियात्मक अनुसंधान का जनक। ऑप्शन है कैलियर, फ्रॉवेल, कुर्ट लेविन, स्टीफन एम कोरे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कुर्ट लेविन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कुर्ट लेविन। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कौन है? कुर्ट लेविन। तो कैसे याद रख सकते हो? कैसे याद रख सकते हैं? क्रियात्मक, कैसे क्या रहे? क्रिया, और कैसे कुर्ट और कुर्ट लेविन। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कौन हुआ? कुर्ट लेविन। तो याद रखने का यह आसान तरीका है, क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कुर्ट लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन
पे चलते हैं। धारा 24 के तहत शिक्षक का कर्तव्य है, तो क्या है? धारा 24 के तहत शिक्षक का कर्तव्य क्या है? समस्या पालन व विद्यालय में नियमित आना, पाठ्यक्रम निर्धारित समय में पूर्ण कराना, बालकों के स्थान अनुकूल शिक्षण योजना बनाना। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो धारा 24 के तहत शिक्षक का कर्तव्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सरकारी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। तो धारा 24 के तहत शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है? समय पालन व विद्यालय में नियमित समय पर आना और पाठ्यक्रम निर्धारित समय में पूर्ण करना। निर्धारित समय में क्या करना चाहिए? अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करना चाहिए। ये क्या है? शिक्षक का कर्तव्य। बालकों के स्थान अनुकूल शिक्षण योजना बनाना, ये भी क्या है? शिक्षक का कर्तव्य है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध शिक्षा के कौन से पक्ष से है? तो क्या पूछा गया है? क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध शिक्षा के कौन से पक्ष से है? ऑप्शन है क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, गुणात्मक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्रियात्मक। तो क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध शिक्षा के कौन से पक्ष से होता है? तो क्रियात्मक पक्ष से ही होता है। तो ये ज्ञानात्मक, भावात्मक और गुणात्मक, ये तीनों गलत है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध शिक्षा के क्रियात्मक पक्ष से ही होता है। तो ये घुमावदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध शिक्षा के किस पक्ष से होता है? तो क्रियात्मक पक्ष से ही होता है। और क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन हैं? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और आपको ये पहले क्वेश्चन कराया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आरटीई की कौन सी धारा के तहत शिक्षक को निजी ट्यूशन करना प्रतिबंधित है? तो आरटीई की कौन सी धारा के तहत शिक्षक को निजी ट्यूशन कराना प्रतिबंधित है? क्या क्या है? प्रतिबंधित है। तो ऑप्शन है धारा 34, धारा 27, धारा 28, धारा 37। तो किस धारा के तहत शिक्षक को निजी ट्यूशन कराना प्रतिबंधित है? तो कौन सी धारा है? तो बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, धारा 28 के अनुसार क्या है? शिक्षक को निजी ट्यूशन कराना प्रतिबंधित है, धारा 28 के अंतर्गत। तो याद रखना, धारा 28 के अंतर्गत कोई भी शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं करा सकता है, और ये प्रतिबंधित है धारा 28 के अंतर्गत। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है? तो क्या है? अधिगम। तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? पूछा जाए अधिगम का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है सीखना। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो सीखने से संबंधित या अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का समाधान, समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार कौन सा है? ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण, कठोर परिश्रम का सुझाव, निजी शिक्षा का सुझाव, पुस्तकालय में निरीक्षित अध्ययन। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका क्या राइट होगा? कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उपचारात्मक शिक्षा। तो अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्या को हम क्या कर सकते हैं? उपचार, यानी कि उस समस्या को जानकर उसका उपचार करेंगे। तो उपचार से क्या होगा? समस्या का समाधान होगा। तो समस्या का समाधान का सबसे अच्छा उपचार क्या है? उपचारात्मक शिक्षा। ना कि कठोर परिश्रम कराएंगे उससे, और ना ही निजी शिक्षा का सुझाव देंगे, और ना ही पुस्तकालय में निरीक्षित अध्ययन करने के लिए कहेंगे। तो अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या होता है? उसकी समस्याओं को जानकर उसका उपचार करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उपचारात्मक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान विधि का जनक है? तो ये भी जनक लगभग 2021 में जब एलटी का पेपर हुआ था, तो उसमें क्या पूछा गया था? जनक और कथन से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए उसी पैटर्न के आधार पर आपको इस परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो और आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो। तो साथियों,
जो भी साथी क्लास में नए आए हैं वो क्लास को लाइक करना ना भूलें और शेयर अपने साथियों को अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक साथी इस क्लास से जुड़े और अपने साथियों को भी इस क्लास से जोड़े, ताकि क्लास प्रतिदिन आपके बीच कराई जाए। तो क्वेश्चन क्या है, अनुसंधान विधि का जनक है तो कौन है? ऑप्शन है वुडवर्थ, प्लेटो, थॉर्नडाइक, आर्मस्ट्रांग। तो अनुसंधान विधि का जनक कौन कहलाता है? तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आर्मस्ट्रांग। तो अनुसंधान विधि क्या पूछा गया है? अनुसंधान विधि का जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग अनुसंधान विधि के जनक हैं। तो अनु में क्या है? आ रहा है पहले ए, और आर्म में क्या है? आ। तो ए और आ से क्या बनता है? आ बनता है बड़ा। तो ध्यान रखना, छोटा आ प्लस, ये संधि का नियम है, छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर क्या होता है? बड़ा आ। तो अनुसंधान विधि का जनक, तो अनुसंधान से ए, तो अनुसंधान विधि का जनक कौन हुआ? आर्मस्ट्रांग। तो ए प्लस ए बराबर क्या होता है? बड़ा आ। तो अनुसंधान में क्या करेंगे? ए प्लस ए जोड़ेंगे तो आ होगा, तो आ से क्या होगा? आर्मस्ट्रांग। तो अनुसंधान विधि का जनक कौन हुआ? आर्मस्ट्रांग। तो ऐसे करके याद रखेंगे ताकि आपको अधिक समय तक याद रहे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रश्नावली विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है योजना विधि, कागज पेंसिल विधि, प्रक्षेपण विधि, किंडरगार्टन विधि। तो प्रश्नावली विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कागज पेंसिल विधि। तो प्रश्नावली विधि, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि प्रश्नावली विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जब हम प्रश्न करते हैं तो उसमें हमें क्या चाहिए? कागज भी चाहिए और पेंसिल भी चाहिए। तो ऐसे याद रखोगे कि प्रश्नावली विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कागज पेंसिल विधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब प्रश्नावली करोगे तो कागज और पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रश्नावली विधि से कागज पेंसिल विधि को याद रखेंगे। तो अन्य नाम से क्या हो जाएगा कि किस नाम से जाना जाता है? तो कागज पेंसिल विधि नाम से जाना जाता है। और अगर पूछा जाए प्रश्नावली विधि का जनक कौन है, तो जनक कौन है? याद रखना, प्रश्नावली विधि के जनक वुडवर्थ क्या है? प्रश्नावली विधि के जनक हैं। और कहाँ के हैं ये? अमेरिका के। कहाँ के हैं? अमेरिका के ये विद्वान हैं या जनक हैं प्रश्नावली विधि। तो क्या बताया आपको? प्रश्नावली विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य हम प्रश्नावली करेंगे तो क्या रखेंगे? पेंसिल और कागज। तो कागज और पेंसिल दोनों की आवश्यकता पड़ती है प्रश्नावली विधि करने के लिए। तो याद रखेंगे कि प्रश्नावली विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कागज और पेंसिल विधि के नाम से जाना जाता है। और प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? तो वुडवर्थ हैं। और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होता है? तो सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होता है? ऑप्शन है सकारात्मक, नकारात्मक, रचनात्मक, उपयुक्त, सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? सी, रचनात्मक। तो इसका रचनात्मक राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होता है? तो रचनात्मक होता है। कैसा होता है? रचनात्मक। तो सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक यानी कि समाज में परिपक्वता, सभी परिपक्वता यानी कि पूर्ण ज्ञान होना, सभी ज्ञान का अध्ययन यानी सभी चीज की जानकारी रखने वाला परिपक्वता कहलाता है। तो सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होता है? रचनात्मक। वो हमेशा रचनात्मक सोचता है। तो सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होता है? रचनात्मक होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता कब होती है? तो ऑप्शन है मन बुद्धि बालकों के लिए, या सामान्य बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता किसे होती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो उपचार हम क्या करेंगे? मन बुद्धि बालकों का भी उपचार किया जाता है, सामान्य बालकों का भी, पिछड़े बालकों का भी
तो जब उपचार सबका किया जाता है तो इसका राइट का ऑप्शन क्या होगा? सरकारी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता होती है मंदबुद्धि बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, तो तीनों के लिए ही उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है RTE 2009 विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो क्या पूछा गया है? RTE 2009 विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? ऑप्शन है 20 जुलाई 2009, 26 अगस्त 2009, 15 अगस्त 2009, 4 अगस्त 2009। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 20 जुलाई 2009 को। तो RTE 2009 विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो ये 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ। RTE 2009 विधेयक राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ। तो याद रखना 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कुल धाराएं और अध्याय कितने हैं? क्या पूछा गया है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कुल धाराएं और अध्याय कितने हैं? ऑप्शन है धारा 7 अध्याय 38, धारा 5 अध्याय 29, धारा 29 अध्याय 5, धारा 38 अध्याय 7। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, धारा 29 अध्याय 7। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कुल धाराएं और अध्याय कितने थे? तो धाराएं कितनी थी? 38 धाराएं और अध्याय थे 7। तो याद रखना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कितनी धाराएं थी? 38 धाराएं थी और 7 अध्याय थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूक एवं बाधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है। तो इनका परीक्षण किस प्रकार होता है? मूक एवं बाधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है। ऑप्शन है निष्पत्ति परीक्षण, मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा, अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा, या बी तथा सी दोनों के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये तो आप समझ जाओगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सरकारी ऑप्शन बी तथा सी दोनों। तो मूक एवं बाधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण कैसा होता है? मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा और अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण, ये दोनों के द्वारा क्या होता है? मूक एवं बाधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी तथा सी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किसे ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए? तो क्या पूछा गया है? अधिगम उद्देश्यों यानी सीखने के उद्देश्यों का निर्धारण किसे ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए? ऑप्शन है पाठ्यचर्या, शिक्षक रुचि, सामाजिक आवश्यकता, विद्यार्थियों की आवश्यकता। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि सीखने या अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किसे ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सरल ऑप्शन है, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए, पाठ्यचर्या। तो अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किसे ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए? पाठ्यचर्या को ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो क्या है? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, अधिगम अनुभव, शिक्षण अनुभव। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? डी, शिक्षण अनुभव। तो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है शिक्षण अनुभव। तो शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, अधिगम अनुभव, ये तीनों क्या है? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है। और शिक्षण अनुभव क्या है? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। क्या नहीं है? शिक्षण अनुभव। ये क्या है? मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी, शिक्षण अनुभव। तो साथियों आज हमने शिक्षण अभिरुचि के 30 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें और अधिक से अधिक साथियों को क्लास से जोड़ें ताकि यहाँ पर आपको बेहतर क्लास और बेहतर तैयारी कराई जाए। तो साथियों जो भी साथी
अब तक क्लास से नहीं जुड़े हैं वो कृपया क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करना ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी भी निरंतरता से करते रहें। परीक्षा फॉर्म 10 तारीख से पहले अवश्य निकल जाएंगे। तो ज़्यादा परेशान ना हो कि परीक्षा फॉर्म नहीं निकल रहे हैं। परीक्षा फॉर्म अवश्य निकलेंगे और 10 तारीख से पहले आपको LT के फॉर्म निकलते मिल जाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।